हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स के रिवीजन में देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कैसे मिससेलेनियस क्वेश्चन और अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है। क्या बच्चों, सिस्टम होता है और इससे रिलेटेड कई क्वांटिटी डिफाइन होगी। और इस सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इक्वल और ओपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। कहाँ पे बच्चों, शॉर्ट डिस्टेंस पे। यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू होगा। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग 2L लेते हैं, जो बहुत ही वेरी स्मॉल होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड और ओपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से किसी भी डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो तो ऑलवेज वे एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करेंगे। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि किसी भी डिस्टेंस पे नहीं हो सकते हैं, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे होने चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, शॉर्ट। तो ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि उनके बीच का डिस्टेंस शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, या नॉन ऑफ दिस। तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों, शॉर्ट। एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा। सेकेंड, इसमें और भी उसी ऑप्शन में दे सकता है कि इसमें क्यू नेट क्या होता है। क्यू नेट जो होगा, चार्ज जो होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन कहेगा क्या इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। क्यू नेट जीरो हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा, या ई जीरो होगा एंड भी इक्वल टू नॉट जीरो, या भी जीरो होगा ई इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकता है, सिंस इन ए इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है बच्चों, क्यू नेट इक्वल टू जीरो। हेंस ए वाले ऑप्शन में क्या लिखेगा, कहेगा कौन कौन सा इसमें करेक्ट होगा। पहला, ई विल बी जीरो। सेकेंड कहेगा भी विल बी जीरो। थर्ड कहेगा ई इक्वल टू जीरो एंड वी इक्वल टू नॉट जीरो। फोर्थ कहेगा ई इक्वल टू नॉट जीरो एंड वी इक्वल टू जीरो। और डी ई कहेगा नॉन ऑफ दिस नॉट। कौन सा करेक्ट होगा, इसमें क्यू नेट भले ही जीरो हो जाएगा, क्यू नेट भले ही जीरो होगा, लेकिन फिर भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑलवेज लिखेगा यहाँ पे, ऑलवेज, ऑलवेज जीरो। यहाँ पे भी लिखेगा ऑलवेज, यहाँ पर भी लिखेगा ऑलवेज, यहाँ पर भी लिखेगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, अभी हम लोग देखेंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इसकी वजह से ये भी नहीं करेक्ट हो, क्योंकि ये दोनों, अगर ये जीरो है तो इसको जीरो होना आवश्यक नहीं, दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं। इसका मतलब नॉन ऑफ दिस होगा। क्या होगा बच्चों, नॉन ऑफ दिस होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल जो गिवन है, इसके बारे में कुछ, ये तो सिस्टम है, अब इसके लिए कुछ क्वांटिटीज डिफाइंड होगी। कौन कौन सी क्वांटिटीज बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, टॉर्क, एनर्जी, वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बारे में क्या कहेगा, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, टॉर्क टाउ आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्क डन आएगा इन रोटेटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। तो इन सभी पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, सभी पर ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे इन पे। तो पहले हम लोग P के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। ये पहला ऑब्जेक्टिव बना सकता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों, डायपोल मोमेंट P फ्रॉम निगेटिव टू माइनस VE टू प्लस VE चार्ज। ये करेक्ट होगा, पहला ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन निगेटिव से किधर होता है बच्चों, पॉजिटिव।
अब सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड P इक्वल टू कितना होता है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का मतलब या तो यह और इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस 2L। क्या बच्चों, 2L। तो Q इंटू 2L। एक ऑब्जेक्ट यहां से बना सकता है क्या बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, Q इंटू 2L। एक ही ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शन देगा और यहाँ पे C देगा। C कैसे हम लोग बना सकते हैं, कहेगा यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट तो फॉर्मूला पूछेगा नहीं, कहेगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे हैं और वे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है A। कितना है बच्चों, A। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2A या P इक्वल टू Q इंटू A या P इक्वल टू Q इंटू A/2। A B C D पहले डायरेक्शन पूछ लेगा किधर से किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, करेक्ट है। उसके बाद ये डिस्टेंस 2L नहीं देगा, हम लोग फॉर्मूले में क्या याद किए हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2L, लेकिन वह A करके देगा। तो याद रखना पड़ेगा ये 2L है क्या, यहाँ पे ऐसे लगे कि 2A करेक्ट है, Q इंटू 2A, लेकिन A करेक्ट नहीं है। डिस्टेंस ये जो 2L होता है तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच का, इसका मतलब जो 2L गिवन है वह A ही है या A ही 2L है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, यह, और यह करेक्ट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये गिवन है हम लोग को। नेक्स्ट हमें टाउ के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या बना सकता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे एक और ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, कैसे बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे दे सकता है कि यहाँ पे एक राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड बहुत स्मॉल है और इसके तीनों कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे -2Q, एक पर +Q और तीसरे पर +Q चार्ज रख दिया गया और साइड लेंथ A बहुत ही स्मॉल है। क्या है बच्चों, बहुत ही स्मॉल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां से इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो यहां पे हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा ही नहीं, लेकिन बनेगा। ये जो -2Q आवेश है इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर देंगे, एक -Q ले लेंगे इसके साथ और एक -Q ले लेंगे इसके साथ। तो -2Q जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, किसमें किसमें बच्चों, -Q और -Q में। किसमें बच्चों, -Q और -Q में। तो यहाँ से इसके लिए P1 और इसके लिए क्या बच्चों, P2, और दोनों कितने डिग्री पे सिचुएटेड है, 60 डिग्री पे। तो P1 इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू A, 2A नहीं होगा, Q इंटू क्या होगा बच्चों, A, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है निगेटिव और पॉजिटिव के बीच का होता है। अब P2 जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए भी Q इंटू A होगा, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से जब हम लोग यहाँ पे क्या है, P1 P2 Q इंटू A Q इंटू 2A, तो इनका रिजल्टेंट P इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, P1 और P2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, √ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। कितना लिखेंगे बच्चों, cos 60 डिग्री। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, √ P1, P1 की वैल्यू क्या है, P1 और P2 दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, P1 इक्वल टू P2 हो गया। यहाँ पे P1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, P2। तो जब P1 P2 इक्वल है तो यहाँ पे P2 के प्लेस पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, P1। तो P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। P इक्वल टू हो जाएगा √ P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर और ये भी P1 इंटू P1 क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर इक्वल टू √ 3P1 स्क्वायर इक्वल टू √ 3P हो जाएगा। P1 क्या हो जाएगा बच्चों, √ 3P1, हैंस P इक्वल टू √ P1, P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q इंटू A, Q इंटू क्या है बच्चों, A। ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। तो अब हम लोग टाउ के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कौन सा बच्चों, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड से थीटा एंगल पर सिचुएटेड हो, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, निगेटिव टू पॉजिटिव टाउ, इसकी लेंथ कितनी है 2a,
और P की डायरेक्शन किधर किधर बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस पर जो टॉर्क लगता है थीटा एंगल पे है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब इसके बारे में क्या क्या ऑब्जेक्टिव बना सकता है इसके बारे में, तो ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड होता है तो उस पर ए ऑब्जेक्टिव इन यूनिफॉर्म ई इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट will be always in ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, पहला ऑप्शन ये देगा इक्विलिब्रियम। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। क्या बच्चों, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा, क्यू ई, और निगेटिव चार्ज पे माइनस क्यू ई। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों पर क्यू फोर्स लगेगा लेकिन एक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज पर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए इस पर एफ नेट ऑलवेज क्या होगा, जीरो। इसका मतलब अगर एफ नेट जीरो है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा तो किस इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो ऑब्जेक्टिव में ए बनाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ए ऑलवेज ट्रू होगा। ए ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में पास। बी ऑप्शन देगा, क्या दे सकता है बच्चों, कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ नेट ऑलवेज क्या होगा, जीरो। ए भी करेक्ट है, एफ नेट ऑलवेज क्या होगा, जीरो। इन नेट जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एफ नेट ऑलवेज जीरो होगा, इसकी वजह से वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, टॉर्क जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एफ नेट जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आया है, वैसे जब टॉर्क जीरो होगा टाउ तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। कब, उसके लिए कंडीशन देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे गिवन है ई, और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ऐसे सिचुएटेड है पी, तो यहाँ थीटा ई और पी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे ई गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, ई, और यहाँ पे P जो है ऐसे है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। P की डायरेक्शन ऐसे गिवन है तो कह दिया जाए यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे टाउ फाइंड करेंगे तो PE साइन 0 डिग्री, PE साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे टाउ फाइंड करेंगे तो PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, 0। तो दोनों सिचुएशन में क्या है बच्चों, टॉर्क 0 है। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो हमसे पूछ सकता है व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन, थीटा कितना हो बच्चों, थीटा इज 0 डिग्री देन इलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम, इसको सही से बनाया जाए ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन क्या देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी ऑलवेज इन, इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, थीटा के बारे में बता देगा। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। बी, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सी, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 0 डिग्री। और डी देगा NOT, नॉन ऑफ दी। तो
तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे क्या हुआ, दोनों इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। कौन सा बच्चों, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा बच्चों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इन दोनों में इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू 0, रोटेशनल के लिए टाउ नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो एफ नेट तो ऑलवेज 0 होगा, एफ नेट क्या होगा बच्चों, ऑलवेज 0 होगा। तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, ये नॉलेज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या होगा बच्चों, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे तो टाउ मैक्सिमम होगा, पीई साइन 90 डिग्री, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट और नॉट ए भी। ये कौन सा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 पर ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इस पर क्या बनाया जा सकता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। किसमें बच्चों, स्टेबल। इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसमें बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बी व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सी व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों पर हो सकता है, डी NOT नॉट। तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पे ए देखना है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों ऐसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए है कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करा के छोड़ दें, स्टेबल का मतलब क्या हो, जैसे एक कप एक ले लिया जाए और कप में एक स्मॉल बॉल है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए तो वापस आ जाएगा, इसे बोलेंगे स्टेबल। तो स्टेबल में पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ने पर अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन इसी कप को उल्टा करके रख दिया जाए, इस पर कोई बाल रखा गया है, इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करके छोड़े, क्या वापस आएगा, नहीं। तो इसे कहते हैं अनस्टेबल, उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाए या चला जाए। तो अगर हम लोग इस सिचुएशन से इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करें, इसको पहले देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करें तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला गया और निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज पे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, फील्ड के डायरेक्शन में QE, और निगेटिव चार्ज पर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में QE। तो ये अगर हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके छोड़ेंगे भी तो ऐसे लगा एक धागा, स्ट्रिंग यहाँ पे बंधा, एक यहाँ पे, ये दोनों बल इसको फोर्स खींच कर सीधा कर देंगे। इसका मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो स्टेबल है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, क्या कर दें बच्चों, थोड़ा सा रोटेट कर दें, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव पर हम लोग जानते हैं फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव पर फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करें तो इस पर फोर्स इधर, इस पर, ये तुरंत 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या बच्चों, अनस्टेबल। तो जब थीटा डिग्री 0 डिग्री होता है तब जाकर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और एक ऑब्जेक्टिव और इसके टाइम पीरियड से पूछ सकता है, जब भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने लगता है, SHM करने लगता है। और उसका हम लोग टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं जरा। तो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कैसे होगा बच्चों, इसको देखते हैं जरा। यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट किए तो टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है, और जब यह SHM करने लगता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क बन जाता है। कौन सा टॉर्क बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क में इसका नेचर क्या हो जाता है, निगेटिव, क्योंकि एक पार्टिकल को या सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। या अगर थीटा स्मॉल हो जाए, थीटा स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, थीटा के।
तो टाउ इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा, और टाउ इक्वल टू हम लोग क्लास 11th में पढ़े आई इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा, और आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, या अल्फा इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा, क्या होगा बच्चों, माइनस पी ई इंटू थीटा। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से माइनस आई ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा, थीटा और थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी ई अपान आई। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, अंडर रूट पी ई अपान आई, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, क्या होता है 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू अंडर रूट पी ई अपान आई। यहाँ से टी इक्वल टू कितना, टी को उधर करते, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपान पी ई। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। हो सकता है कहेगा कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया जाए तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाउ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट आई, ऑप्शन दे देगा ऐसे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपान पी ई भी देगा, बी ऑप्शन में देगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पी ई अपान आई भी देगा, सी ऑप्शन में क्या देगा बच्चों, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पी आई अपान ई दे देगा, डी दे देगा एन ओ टी, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा बच्चों, अंडर रूट आई अपान पी ई, क्या होगा अंडर रूट आई अपान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बच्चों, एज्यूम कर लिया जाए यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसमें रेडियल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों, रेडियल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जा रहा है। अगर इधर निगेटिव चार्ज और इधर क्या बच्चों पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। पूछेगा नेट टॉर्क, इसमें ऑब्जेक्टिव बनाएगा, नेट टॉर्क कितना हो सकता है, नेट फोर्स क्या होगा, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बना सकता है, एफ नेट इक्वल्स टू 0, क्या बच्चों एफ नेट इक्वल टू 0। तो जब हम लोग अभी देखे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या था बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पे क्यू ई फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तो इस पर एफ नेट 0 था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था। लेकिन क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है और यहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई लगेगा, क्यू ई 1, और निगेटिव चार्ज पे कितना लगेगा बच्चों, क्यू ई 2। अब यहाँ पे क्यू ई और क्यू ई नहीं लगेगा, ई 1 और ई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, E1 इज लेस देन E2, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा बच्चों, घटता जाएगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E1, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा QE2, ये भी QE1 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इस पर एफ नेट 0 नहीं होगा, और बी वाले ऑप्शन में देगा एफ नेट इक्वल टू नॉट 0, तो एफ नेट 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर वाला फोर्स अधिक है, इधर वाला फोर्स कम है। और सी वाले में ऑप्शन में भी दे सकता है डायरेक्शन कि यह इलेक्ट्रिक डायपोल किधर मूव करेगा, जिधर फोर्स अधिक होगा, टुवर्ड चार्ज, टुवर्ड्स क्या होगा बच्चों, चार्ज, सोर्स चार्ज, जो चार्ज गिवन है उसकी ओर मोशन करेगा, किधर, क्यों, क्योंकि एफ नेट जो रिजल्टेंट मिलेगा वो QE2 के डायरेक्शन में होगा। तो और सी डी ऑप्शन में क्या दे सकता है बच्चों, टॉर्क टाउ नेट इक्वल टू 0, और ई में क्या दे सकता है,
टाउ नेट इक्वल्स टू नॉट जीरो। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस पर एफ नेट जीरो नहीं है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन करेक्ट ये वाला भी होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। क्या है बच्चों? तो ये जो दोनों फोर्स हैं इसको रोटेट नहीं करा सकते, केवल ट्रांसलेशनल मोशन कराएंगे। क्या करेंगे बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन नहीं कराएंगे। इसलिए नेट टॉर्क क्या होगा बच्चों? जीरो। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर दिया रहा था हमको कि यहां पे कोई निगेटिव चार्ज है, क्या बच्चों? निगेटिव चार्ज, और यहां पे रेडियल डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रखा गया है कि निगेटिव चार्ज इसके क्लोज है, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर है। तो कहा दिया था इसका मोशन किधर होगा? सारा ऑप्शन यही बनाता। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेगा बच्चों? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वह किधर होगा बच्चों? QE। निगेटिव चार्ज किधर होगा? QE। और फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड किधर है? रेडियली टुवर्ड द चार्ज। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये चार्ज की ओर है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किधर बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर अगेन कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होगा? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी। क्या होंगी बच्चों? तो यहां पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस इतना है, लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगेन यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे क्या है बच्चों? कम है। तो ये वाला फोर्स अगेन अधिक हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अवे फ्रॉम चार्ज होगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये टुवर्ड चार्ज नो मोशन करके इससे अवे जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन अब क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। बाकी ये वाले ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन, ये वाले वही रहेंगे अभी भी। केवल इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉर्क से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वर्क डन। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करा दिया जाए तो कितना वर्क डन होगा? क्या बच्चों? कितना वर्क डन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को θ1 से कहाँ तक बच्चों? θ2 तक, कहाँ तक? θ2 तक रोटेट करा दिया जाए तो कितना वर्क डन होगा? कितना होगा बच्चों? W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। PE cos θ1 माइनस cos θ2 यह इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो cos θ1 माइनस cos θ2। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या बनाया जा सकता है? यहां पे कह सकता है कि जब हम लोग यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों? अगर अभी इससे पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि θ1 स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। फिलहाल यहां पे वर्क डन PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां पर ये बनाया जा सकता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इनफाइनाइट से, कहां से बच्चों? इनफाइनाइट टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर ऐसे रख दिया जाए तो कितना वर्क डन होगा? तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इनफाइनाइट से ला करके और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दें तो कितना वर्क डन होगा बच्चों? यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या बनाएगा? कहेगा इनफाइनाइट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड में लाकर रख दिया जाए किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को। कहाँ से ला रहे हैं बच्चों? इनफाइनाइट से, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख रहे हैं
तो वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू 0। एक करेक्ट है, क्यों बच्चों, क्योंकि W इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड करें यहाँ पे, तो जितना इसको पॉजिटिव चार्ज को लाने में प्लस Q इंटू वी वर्क डन होगा। W इक्वल टू क्यू भी होता है, हम लोग जानते हैं, उतना ही निगेटिव चार्ज को लाने में माइनस Q इंटू वी होगा। तो W इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 0। तो इनफाइनाइट से जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, ऑलवेज 0 होगा। इसमें एक ऑप्शन और बना सकता है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इनफाइनाइट पे होता है तो पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज 0। कोई भी चार्ज जब इनफाइनाइट पे होता है तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0। तो सिमिलरली ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसी से तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है। तो जब ये भी इनफाइनाइट पे रहेगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या पूछेगा, कहेगा इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाने वो वर्क डन जो होगा W इक्वल टू स्टेबल से अनस्टेबल में -2PE। और डी में क्या पूछेगा बच्चों, ये कहां से कहां तक ले गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल टू अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो W इक्वल टू होगा -2PE। और डी में क्या दे देगा बच्चों, अगर अनस्टेबल से, कहां से, अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम ले जाएं, स्टेबल, तो वर्क डन W इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 2PE। ये दोनों इनकरेक्ट होंगे। देखते हैं हम लोग कैसे, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड E के डायरेक्शन में रखा जाए, किधर रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड E के डायरेक्शन में P को, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों, 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री होगा यहाँ से इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया जाए। कहाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कर स्टेबल से अनस्टेबल, मतलब यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू 0 और थीटा 2 कितना आ जाए बच्चों, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वर्क डन अभी हम लोग फाइंड किए PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ से हो जाएगा PE cos थीटा 1 की वैल्यू कितना है बच्चों, cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। कितना बच्चों, cos 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2PE। तो जब हम लोग स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो -2PE ना होकर 2PE होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग को इसको देखते हैं। अब कह रहे अनस्टेबल से स्टेबल, मतलब यहां से रोटेट कराकर ऐसे इधर ला रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, यहां पे कह रहे हैं कि पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हेंस थीटा 1 कितना हो गया, 180 डिग्री। अनस्टेबल से कहां तक ले जा रहे हैं, स्टेबल। तो थीटा 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और ये हो जाएगा PE cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा PE cos 180 डिग्री वैल्यू क्या होती है, -1, cos 0 डिग्री -1, तो -2PE हो जाएगा, -2PE। हेंस ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल ले जाएंगे तो 2PE वर्क डन ना होकर के -2PE होगा। क्या होगा बच्चों, -2PE होगा। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, कहेगा किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखने में जो वर्क डन होगा वह 0 होगा। कितना होगा बच्चों, 0। वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये करेक्ट हो जाएगा। कहेगा कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इनफाइनाइट पे होता है तो उसका पोटेंशियल 0 होता है। ये करेक्ट है, क्योंकि कोई भी चार्ज जब इनफाइनाइट पे होता है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0। उसके बाद कहेगा स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाए तो वर्क डन -2PE होगा, नहीं 2PE होगा। क्या बच्चों, 2PE। कहेगा जब अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाते हैं तो वर्क डन क्या होगा, 2PE, नहीं -2PE थे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें और ऑब्जेक्टिव क्या बनाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी से देखते हैं। ये क्या होता है बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इनफाइनाइट से ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में जो वर्क डन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो निगेटिव वर्क डन किया जाए और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क डन किया जाए पॉजिटिव, वह इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल को कहां से लाना है बच्चों, इनफाइनाइट से, और ला करके उसके प्रेजेंट सिचुएशन में रखना है। ये हम लोग को दिखाई देगा कि ऐसे है, तो इनिशियली ये एज्यूम किया जाएगा कि ये कहां पे था बच्चों, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट से लाकर यहां पे रखा गया है। तो इसमें जो वर्क डन किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा निगेटिव और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो पॉजिटिव वर्क डन किया जाएगा वह इस इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसमें W इक्वल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है बच्चों, माइनस PE कॉस थीटा। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड से थीटा एंगल पे सिचुएटेड हो तो जो वर्क डन किया जाएगा इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा होगा। ये हमें याद रखना है। अब एक ऑब्जेक्टिव इसमें क्या बनाया जाएगा उसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ये पूछेगा कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को θ1 से θ2 पोजीशन तक ले जाए, कहां से कहां तक बच्चों, θ1 से θ2 तक ले जाए, ये θ1 पोजीशन में है, और रोटेट करा के इसको कहां तक ले गए, θ2 पोजीशन तक। कहां तक बच्चों, θ2 तक। तो कहेगा जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों, W इक्वल टू डेल्टा U। क्या होगा, डेल्टा U। ये करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो U1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इस सिचुएशन में U1 इक्वल टू माइनस PE कॉस θ1, और जब इस सिचुएशन से रोटेट कराते कराते इस सिचुएशन तक ले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी U2 इक्वल टू माइनस PE कॉस θ2 हो जाएगा। क्या है बच्चों, कॉस θ2। और वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा बच्चों, W इक्वल टू हो जाएगा यहां से, अगर θ1 से θ2 तक रोटेट कराएं तो क्या हो जाएगा, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। क्या है बच्चों, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या होगा बच्चों, PE कॉस θ1 माइनस PE कॉस θ2। क्या है बच्चों, कॉस θ2। अब क्या करते हैं, इस माइनस को पहले लिख दे, माइनस PE कॉस θ2 प्लस PE कॉस θ1। क्या है बच्चों, कॉस θ1। इसको हम लिखेंगे माइनस PE कॉस θ2 माइनस PE कॉस θ1, माइनस PE कॉस θ1। तो ये क्या है बच्चों, माइनस PE कॉस, यहां जैसे प्लस है तो इसे माइनस इंटू माइनस लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस PE कॉस θ2 माइनस PE कॉस θ2 कितना होगा बच्चों, U2। क्या होगा, U2। और माइनस PE कॉस θ1 क्या होगा बच्चों, U1। क्या होगा, U1। इसका मतलब जो W होगा वह डेल्टा U के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देगा कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन तक रोटेट कराया जाए तो जो वर्क डन होगा वह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। करेक्ट है। सेकंड, बी ऑप्शन में हमें देगा, क्या देगा बच्चों, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू माइनस PE। क्या बच्चों, माइनस PE। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू माइनस PE। क्या बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें हमें देखना होगा कौन सा करेक्ट है। और डी देगा नॉन ऑफ दिस, NOT। तो क्या होगा बच्चों, जो वर्क डन होगा वह करेक्ट होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या U माइनस PE के इक्वल होगा, तो हम लोग जानते हैं U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, माइनस PE कॉस थीटा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो माइनस PE कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, तो माइनस PE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस PE। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी U इक्वल टू माइनस PE होगा, नहीं, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब थीटा 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, और अगर इसे 180 डिग्री रख दें तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू PE हो जाएगा। क्या बच्चों, PE। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट। तो दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, करेक्ट हो जाएंगे। क्या बच्चों, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अगर सॉल्व करना हो तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ स्टेबल एक्सियल पोजीशन। क्या बच्चों? एक्सियल पोजीशन क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। एक्सियल डायरेक्शन का मतलब इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट पी ले लिया जाए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है 1/4πε0 क्यू 2p अपान आर स्क्वायर होता है, आर क्यूब। क्या होता है बच्चों? 2p अपान आर क्यूब। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। क्या बच्चों? और यहाँ पे आर क्या होता है? यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। इसमें जो भी डिस्टेंस लिया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में वह मिडिल पॉइंट से लिया जाता है, क्योंकि इसका लेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत शॉर्ट होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाएगा क्या बच्चों? यहाँ से बनाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा रिजल्टेंट एक्सियल पोजीशन में, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी के डायरेक्शन में होती है या नहीं होती है? ए होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, इस ई की डायरेक्शन वही होगी जो पी की डायरेक्शन होगी। अगर पी की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है तो ई की डायरेक्शन भी क्या होगी बच्चों? लेफ्टवर्ड। अगर पी राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो ई भी क्या होगा? राइटवर्ड डायरेक्शन में। और इक्वल टू 1/4πε2p अपन क्या होता है? आर क्यूब। और अगर यह इसका लेंथ क्या होगा? स्मॉल एल ए होगा और स्मॉल एल 2l होता है लेंथ। अगर ये आर एल के कंपेरिजन में बहुत बड़ा ना हो तो ई की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 2pr अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना होता है ई। यहाँ पर क्या किया जाता है? अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ एल, हाफ लेंथ एल, अगर डिस्टेंस आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो जाए तो इसे जीरो बना देते हैं। तो जीरो बना देंगे तो आर पर 4 हो जाएगा, एक आर और आर कैंसिल हो जाता है, आर क्यूब हो जाता है। लेकिन ये तब हम लोग अप्लाई करेंगे जब आर एल के कंपेरिजन में बहुत अधिक ना हो। लेकिन हम लोग जनरली इसी का यूज करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत शॉर्ट होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो होता है 1/4πε0 क्या होता है बच्चों? P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है। अब ये तो एक्सियल पोजीशन में। ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में क्या होगा बच्चों? ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर और इसके मिडिल से होकर जाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। यहाँ पर एज्यूम कर लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई फाइंड किया जाए तो ये एल हुआ और ये हाफ लेंथ एल हुआ, और ये कितने डिस्टेंस बच्चों? आर डिस्टेंस पे। तो आर डिस्टेंस पर ई यहाँ पे जो मिलता है वह पी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर पी इधर है, पी की डायरेक्शन इधर है बच्चों, तो ई की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। तो पहला इसमें डिफरेंस आ गया एक्सियल और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में, कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में P और E की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। क्वेश्चन में ये देगा इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन P एंड E हैव सेम डायरेक्शन। करेक्ट है सेम डायरेक्शन। बी क्या बनाएगा? इन ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। ये क्या है बच्चों? ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन है। P एंड E हैव सेम डायरेक्शन। क्या करेक्ट होगा बच्चों? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P और E की डायरेक्शन तो क्या होती है? अपोजिट होती है। और एक ऑब्जेक्टिव और बनाएगा इसमें से। क्या बच्चों? यहां पर तो E हमें मालूम है, यहां पर E कितना होता है? 1/4πε0 P अपान आर क्यूब होता है। यहां पे 2p अपान आर क्यूब है, यहां पे P अपान आर क्यूब है। इसका मतलब अगर यहां पे 20 है तो यहां पे क्या होगा बच्चों? 10 होगा। क्या होगा? यहां पे 50 है तो 25,
इसका जस्ट आधा, एक्सियल पोजीशन का जस्ट आधा होगा ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में। तो क्या हमें यहां पे लिखेगा, इन एक्सियल पोजीशन, कहां बच्चों, एक्सियल पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी 2 times of magnitude in broad on side position। कहां बच्चों, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। क्या है, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, क्या बच्चों, करेक्ट होगा। इसका ऑपोजिट अगर डी बना दे तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों, इनकरेक्ट हो जाए। नेक्स्ट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि जो एक्सियल पोजीशन होता है उसमें P और E की डायरेक्शन सेम होती है या ऑपोजिट होती है, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा सेम होती है। फिर ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में एक ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बना सकता है क्या, कि P और E की डायरेक्शन सेम होती है कि ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट हमें क्या बना सकता है कि एक्सियल पोजीशन में जो E की वैल्यू होगी ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन के कंपेरिजन में 2 टाइम्स होगा। कितना होगा बच्चों, 2 टाइम्स। ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा, और इसके ऑपोजिट देंगे तो इनकरेक्ट होंगे। क्या होंगे बच्चों, इनकरेक्ट। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। एक ऑब्जेक्टिव यहां पे और बनाएगा, क्या बच्चों, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में जो पोटेंशियल होता है एवरी पॉइंट पे 0 होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे 0 होता है। हैंस अगर यहां पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन ले लिया जाए, P की डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर भी पोटेंशियल देखा जाए, पॉइंट ए VA इक्वल टू भी 0 होगा। यहां पे कोई पॉइंट B ले लिया, VB इक्वल टू भी 0 होगा। यहां पे कोई पॉइंट C ले लिया जाए तो VC इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमें ऑब्जेक्टिव क्या बनाएगा बच्चों, कहेगा ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा, 0। WAB इक्वल्स टू 0। लेकिन किस पोजीशन में पॉइंट हुए, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में, तो WAB इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। एक करेक्ट है, क्यों, क्योंकि WAB फाइंड करें तो Q VA माइनस VB होगा, VA माइनस VB कितना होगा बच्चों, W इक्वल टू Q VA माइनस VB, और W इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q, यहां का पोटेंशियल भी 0 होगा और यहां का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा। B ऐसे ले सकता है, WAB इक्वल टू कितना होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों, निगेटिव। या ऐसे ले सकता है, WAC में दे सकता है, WAB जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। और नेक्स्ट क्या बना सकता है कि अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से बच्चों, इनफाइनाइट से ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन के किसी पॉइंट तक लाया जाए तो वर्क डन अगेन 0 हो जाए। कितना हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट टू एज्यूम कर लेते हैं A तक लाया जाता है, इनफाइनाइट से B तक, तो W इनफाइनाइट टू B क्या हो जाएगा, Q V इनफाइनाइट माइनस VB। तो इनफाइनाइट पे भी पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0, और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में भी क्या होगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब A ऑप्शन भी क्या होगा, अगर गिवन है 0 तो A भी करेक्ट होगा, ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्या पूछेगा बच्चों, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में पोटेंशियल ऑलवेज 0 होता है, ये भी बना सकता है। या उसके ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन 0 होगा, ये भी बना सकता है। और क्या बना सकता है बच्चों, ये कह सकता है कि A से B तक ले जाने में वर्क डन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या इनफाइनाइट से किसी पोजीशन तक लाने में वर्क डन 0 होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे, और ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा इसमें। इसके बाद हम लोग गास थ्योरम का स्टडी करेंगे। किसका बच्चों, गास थ्योरम का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है,
क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 गिवन हो, क्या गिवन है बच्चों, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसमें Q1 और Q2 को प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी स्केलर क्वांटिटी हैं उनमें चार्ज को हम लोग प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके मैग्नीट्यूड को फाइंड करते समय साइन सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाए। स्केलर में साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेक्टर में साइन सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो Q1 के कारण Q2 पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ऑन Q2। किस पर बच्चों, ऑन Q2। Q1 के कारण Q2 पर पोटेंशियल V1 इक्वल टू अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R। अगर इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। Q1 अपान क्या हो जाएगा, R। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, सॉरी यहाँ पे R स्क्वायर नहीं होगा, R होगा ओनली। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस में सिचुएटेड हो तो सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R होता है। क्या होता है बच्चों, Q1 Q2 अपान R। अगर ध्यान से देखा जाए Q1 के कारण Q2 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ऑन Q2 कितना आ जाए बच्चों, V1 इक्वल टू, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R होगा। क्या होगा बच्चों, Q1/R होगा। अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 को थोड़ा मॉडिफाई करें, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R, और यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, Q2 को अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, Q2 को अलग कर लेते हैं। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, V1। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू Q2। ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे Q2 चार्ज है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसमें उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड हो जाएगी। क्या होगी बच्चों, ऑब्टेन्ड हो जाएगी। इसी का हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट V1 इंटू वहाँ का चार्ज हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। क्या है बच्चों, Q इंटू V। क्वेश्चन क्या देगा बच्चों, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, क्या गिवन है, A, और इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ दिया जाए तो पूछेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, U विल क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज। बी ऑप्शन में क्या देगा, U विल डिक्रीज। क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज। सी, U विल कांस्टेंट। क्या रहेगा बच्चों, U विल कांस्टेंट। और डी देगा नॉन ऑफ दिस। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर ले, एज्यूम कर लेते हैं ए से ए चार्ज कहाँ पे चला गया, बी तक। क्यों, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा बच्चों, फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। और जब फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। तो VA इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं 10 और VB इक्वल टू डिक्रीज कर जाएगा 5 हो गया। तो अगर हम लोग A पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, UA इक्वल टू Q इंटू VA। क्या आ जाए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, Q इंटू VA इक्वल टू Q। VA की वैल्यू कितना है बच्चों, 10। तो यहाँ से 10Q हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर फाइंड करें तो UB इक्वल टू क्या आ जाए, Q इंटू VB। Q की वैल्यू तो वही है, लेकिन V पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज करेगा।
तो जब पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज कर गई, हैंस यू विल डिक्रीज। अगर इसी क्वेश्चन में कहा देता कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज है, क्या बच्चों, निगेटिव चार्ज, तो कौन सा ऑप्शन होता, तो निगेटिव चार्ज रहता तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता। इसको ए और यहाँ पे बी एज्यूम कर लेते हैं, क्या बच्चों, बी। तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, वी ए इक्वल टू 5 होगा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो बढ़ जाएगा, वी बी इक्वल टू 10 हो गया। तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो क्यू इंटू वी ए, क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है, -5 कूलम, क्यू इक्वल टू निगेटिव चार्ज -5 कूलम, तो साइन के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे, -5 इंटू वी ए कितना है बच्चों, 5 इक्वल टू -25। अब यहाँ पर क्यू तो उतना ही रहेगा -5, लेकिन वी भी कितना हो गया बच्चों, 10 -50 हो जाएगा। तो क्या किया है, अगेन डिक्रीज कर गया, ये स्मॉल है ये लार्ज है, -25 से छोटा है 50 क्या है, छोटा है, इसका मतलब अगेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ऑप्शन वही रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा वही चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा, इसीलिए वह मोशन कर पाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कौन सा फोर्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अगर पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसका मतलब अगर पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। पार्टिकल चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। दोनों सिचुएशन में, चाहे चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें या चाहे निगेटिव चार्ज को छोड़े या पॉजिटिव चार्ज को छोड़े, दोनों सिचुएशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्या बच्चों, डिक्रीज करेगी।